So let us start. Refraction from spherical surface. ये क्या होता है? देखो, it is just like a normal refraction. Only thing is that the interface which separates two medium is not planar. देखो, हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात करी या वाटर सरफेस की बात करी या हमने प्रिज्म की बात करी, तो उसमें क्या था? जो इंटरफेस था, जो बाउंड्री थी, वो प्लेनर। अभी हम देख रहे हैं कि अगर बाउंड्री स्फेरिकल हुई तो क्या? इस तरह, है ना? मान लेते हैं यहाँ N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, यहाँ N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है। तो बस कुछ नहीं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो फॉलो होंगे ही होंगे, है ना? हम यहाँ पर किस बात में इंटरेस्टेड हैं? हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं, देखो, अच्छा, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री, क्योंकि स्फेरिकल है तो इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, राइट? और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या खास बात होगी? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस r होगी, तो r इसका रेडियस। इस सरफेस पर किसी कन्वीनियंट पॉइंट को हम ओरिजिन ले लेते हैं, और ओरिजिन और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन को बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब हम क्या पता लगाना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर मान लो इस बाउंड्री के एक तरफ रखा हुआ है and it is being viewed by an observer which is on the other side of the boundary, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा? ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो क्या है, वी कंसिडर टू रेज। एक रे तो हम कंसिडर कर रहे हैं कौन सी? जो कि नॉर्मली इंसिडेंट है, इस तरह की रे। ये रे अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट है, तो क्या होगा? ये बिना डेविएशन के पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से। और दूसरी रे जो हम कंसिडर करते हैं, वो कुछ स्मॉल एंगल पर जो रे इंसिडेंट है, वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो, डायग्राम में मैंने एंगल भले ही बड़ा लिया है, लेकिन अजम्पशन हमारा यही है कि एंगल छोटा है। ये जो रे है, ये मान लेते हैं बाउंड्री पे किसी ए पॉइंट पे जाकर के गिरती। अब ए पॉइंट पे नॉर्मल बनाने का क्या तरीका होगा कि ए पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें। तो ए को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो लाइन हो जाएगी, दिस लाइन विल बी द नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस एट ए, राइट? ठीक है बेटे, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा, उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? अब क्या हो सकता है, देखो, ये रे थोड़ा सा बेंड कर जाए, है ना, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ना जा करके
इट मे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट मे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम मान लेते हैं थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, कुछ इस तरह से। इट बेंड स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट बिकम्स लाइक। अब देखो इस लाइन को अगर हम ऐसे पीछे एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस तरह से मेरे को मिलेगी। ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये तो आगे जाने वाली रे है ना। ये पीछे तो हमने इसको एक्सटेंड करके ही ऑब्टेन किया। ये इधर से। ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी आर। ये एंगल आर बनेगा। ठीक है। अब देखो बाकी एंगल्स कौन कौन से हैं। ये एंगल है अल्फा, इस एंगल को मान लेते हैं बीटा, और ये एंगल है गामा। देखो ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट दो रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसलिए इसको हम नाम दे देंगे क्या, इमेज। तो इधर जो ऑब्जर्वर है इसको यहाँ पे ना दिखाई दे करके, ओ पे ना दिखाई दे करके आई पे रखा है, ऐसा लगेगा। ठीक है बेटे। अब ये सारे जो एंगल्स है ना, आई, आर, अल्फा, बीटा एंड गामा, दे आर ऑल वेरी स्मॉल एंगल्स। दीज आर ऑल वेरी स्मॉल। ठीक है। इस पॉइंट को आप पोल नाम दे दो। तो अल्फा को क्या लिखोगे बेटे, एपी डिवाइडेड बाई पीओ। देखो वैसे तो tan अल्फा होना चाहिए था एपी बाई पीओ, बट अल्फा इज, बट सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, मैं tan अल्फा को अल्फा ही लिख देता हूँ। सिमिलरली बीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दूंगा बच्चों, tan बीटा को लिखता एपी बाई पीसी, यहाँ पर बीटा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा एपी बाई, उसी तरह से गामा अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा एपी बाई पी आई। और हम अब क्या कंडीशन लगाए, ध्यान दो, कंसिडर ट्राइंगल ए ओ सी। ए ओ सी ट्राइंगल कंसिडर करो। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला। कंसिडर ट्राइंगल ए ओ सी। ये ए ओ सी ट्राइंगल के लिए जो एंगल आई बन रहा है, आई इज एन एक्सटीरियर एंगल।
आई एक्सटीरियर एंगल है, तो आई को अल्फा प्लस बीटा ऐसा लिख सकते हैं। और फिर कंसिडर करो, कंसिडर ट्राइंगल ए आई सी, है ना। अब ए आई सी ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर ट्राइंगल ए आई सी। ए आई सी कौन सा ट्राइंगल है बेटे? वो ये वाला ट्राइंगल। ये पूरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए आई सी। अब इस ट्राइंगल में ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना बेटे, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये वाली लाइन तो नॉर्मल लाइन हो गई और रिफ्रैक्टेड रे को अपन ऐसे पीछे लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल ए आई सी। ट्राइंगल ए आई सी के लिए ये जो एंगल है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, इसका सम गामा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो आर को हम लिख सकते हैं बराबर है गामा प्लस बीटा। तीनों एक्स हो जाएंगे, है ना। साइन एक्स को लिख लेंगे एक्स, टेन एक्स एक्स, कॉस एक्स तो वन हो जाएगा, साइन एक्स और टेन एक्स एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक्स स्मॉल एंगल है तो साइन एक्स को एक्स लिख सकते हो, टेन एक्स को भी एक्स लिख सकते हो, कॉस एक्स को वन लिख सकते हो। अच्छा, अब आई और आर में क्या रिलेशन है बच्चों? यूजिंग स्नेल्स लॉ, मैं क्या लिख सकता हूँ? एन वन इंटू साइन आई बराबर है एन टू इंटू साइन आर, एंड फॉर स्मॉल आई एंड आर हम लिख सकते हैं एन वन इंटू आई इज इक्वल टू एन टू इंटू आर, दैट इज एन वन इंटू अल्फा प्लस बीटा। आई की वैल्यू इक्वेशन वन से मैंने पुट कर दी और आर की वैल्यू इक्वेशन टू से पुट कर दूं, तो ये बराबर हो जाएगा एन टू इंटू गामा प्लस बीटा। तो मेरे पास बनेगा एन वन अल्फा माइनस एन टू गामा इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन इंटू बीटा। और अल्फा बीटा गामा की ये जो डिस्टेंसेस के टर्म्स में हमने वैल्यूज निकाल रखी, ये पुट कर देते हैं। तो एन वन इंटू अल्फा की जगह हो जाएगा ए पी बाई पी ओ, माइनस एन टू इंटू गामा की जगह हो जाएगा ए पी बाई पी आई,
इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू बीटा की जगह हो जाएगा AP बाई PC। तो AP से AP कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा N1 डिवाइडेड बाई PO माइनस N2 डिवाइडेड बाई PI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई PC। इसका मतलब क्या है बेटे, दैट मीन्स, अच्छा हम इस इक्वेशन को क्या है कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आई वांट टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। पोल को हम ओरिजिन ले रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेस को पॉजिटिव साइड ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी और इसके अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव साइड हो जाएगी। तो एज पर दिस डायग्राम ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोल रहे हैं u, तो u बराबर हो जाएगा माइनस पीओ के, या पीओ को माइनस यू लिख सकते हैं। p बराबर हो जाएगा माइनस पी आई के, इसका मतलब पी आई को माइनस बी लिख सकते हैं। और हम एक और कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या, उसको ध्यान से समझना। अगले पेज पे मैं लिख रहा हूं, लेट आर बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल बाउंड्री। अगर कैपिटल आर को मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल बाउंड्री बोलता हूं, तो एज पर दिस डायग्राम सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑन पॉजिटिव साइड, तो इसलिए आर को प्लस पीसी के बराबर लिखते हैं। आर को कितना लिख देंगे, प्लस पीसी। ये जो हमने वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं, डिस्टेंसेस को कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो LHS क्या हो जाएगा, N1 बाई PO, तो N1 बाई माइनस यू माइनस N2 बाई PI की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी इक्वल टू RHS में क्या है, N2 माइनस N1 बाई PC की जगह तो R ही लिखना है हमें। तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, N2 बाई बी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला है किसका, फॉर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ इमेज formed due to refraction from spherical surface. This is for refraction from spherical surface. बी यू और आर के बारे में अपन पहले ही बता चुके हैं। बी यू और आर क्या हैं, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। N1 और N2 क्या है, N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंस, जिस मीडियम में रे इंसिडेंट हुई है वो N1 है, और N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। and direction of traveling of incident rays is positive.
Direction of traveling of incident rays is positive. देखो पिछला स्लाइड देख लो बेटे, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे चली कौन सी, ओ ए, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट हुई। देखो ये अगर ये सीधी चली जा, रिफ्रैक्ट होकर के थोड़ी सी बेंड, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे को जब मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो ये एक्सटेंड करने पर आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, ये एक्सटेंड करके ऑपरेट। ये जो रे है दिस इज नॉर्मल, ये जो रे है ये कौन सी है, दिस इज ए पॉइंट पे। नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया मैंने, सेंटर से ए को ज्वाइन कर दिया, क्या किया बेटे, सेंटर से ए को ज्वाइन कर दिया, तो क्या मिल गया मेरे को, नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो ये पूरा एंगल बन रहा है, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है बेटे, ये एंगल है आई। अब ये जो एंगल है वो ट्राइंगल ए ओ सी के लिए एक्सटीरियर एंगल, आई इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल ए ओ सी। तो आई को दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर लिख दिया, किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह से जब आर एंगल को मैंने देखा तो आर एंगल कौन से ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, ए आई सी के लिए एक्सटीरियर एंगल, आर इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल ए आई। तो वहां पे ए आई सी में इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक बन रहा है गामा और एक बन रहा है बीटा। तो आर को बराबर लिख दिया गामा प्लस बीटा के। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को क्या लिखा, देखो वैसे तो tan अल्फा होता एपी बाई पीओ के बराबर, बट क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, बीटा बहुत छोटा है, गामा बहुत छोटा है, तो tan अल्फा को मैंने अल्फा ही लिख दिया लगभग, tan बीटा को अप्रोक्सीमेटली बीटा, tan गामा को अप्रोक्सीमेटली गामा, ऐसा लिख दिया मैंने। वाई, बिकॉज दिस कंडीशन अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, है ना। हम ज्यादा बड़े एंगल पर इंसिडेंट रे ही नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अब आई और आर में क्या रिलेशन होता है, आई और आर में स्नेल्स लॉ लगा करके मैंने रिलेशन पता किया, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। फिर से आई और आर स्मॉल हैं तो साइन आई को आई ही लिख दिया और साइन आर को आर ही लिख दिया, तो इक्वेशन आ गई n1 i इक्वल टू n2 r। फिर आई की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दी, आई को पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा, आर की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर दी, आर को पुट कर दिया गामा प्लस बीटा, है ना। बीटा वाली टर्म एक तरफ ले गए सारी और अल्फा गामा वाली एक तरफ ले आए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज डिस्टेंसेस के टर्म्स में यहां से ला करके पुट कर दी हमने, तो अल्फा को लिख दिया एपी बाई पीओ, गामा को लिख दिया एपी बाई पी आई, बीटा को लिख दिया एपी बाई पीसी। एपी 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 पूरी दोनों साइड से इक्वेशन से कैंसिल हो गया,
तो N1 बाई PO माइनस N2 बाई PI इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई PC, ये ऐसा आ जाता है। अब PO को क्या लिखते हैं, ध्यान दो, हम इसको कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। U है x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, V है x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, तो और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेस को पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो U माइनस PO के बराबर हो जाएगा, V माइनस PI के बराबर हो जाएगा, और R अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं तो R पॉजिटिव साइड पे ही लाई कर रहा है, तो R तो प्लस PC के बराबर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैंने अगले पेज पे क्या किया, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। PO को लिख दिया माइनस U, PI को लिख दिया माइनस, PO को लिख दिया माइनस U, PI को लिख दिया माइनस, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर U is x coordinate of object, V is x coordinate of image, और R के बारे में तो ये हमने लिखा ही है, फिर से लिख देता हूँ, R is x coordinate of center of curvature and direction of traveling of incident rays is positive. ये ऐसा है, हो गया, ये वाला पेज हो गया बेटे, पेज नंबर 1 कंप्लीट, समझ में आ गया, नोट कर लिया। Now we move on to पेज नंबर 2। ये फॉर्मूला है, ये हमको याद रखना ही रखना है, ये याद रखना। अच्छा, एक बात हम और समझें कि लैटरल मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं, लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये कब यूज होता है बच्चों, ये यूज होता है तब जबकि ऑब्जेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो किस तरीके से हम इसको डिराइव करें, तो बहुत सिंपल सा पूछा है इसका, वेरी सिंपल। लेट्स से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लाइक दिस, perpendicular to the axis, and P is the pole or optical center. I consider a ray which is directed towards the pole, right? A ray like, ऐसी रे एक B से जाती हुई कंसिडर कर रहा हूँ, एक A से जाती हुई कंसिडर कर, एक B से जाती हुई और एक A से जाती। A से जो रे P की तरफ जा रही है वो नॉर्मली इंसिडेंट रे है, तो दैट रे विल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वो तो सीधे ही निकल जाए। तो इसका मतलब ए का इमेज तो इस एपी लाइन पे ही कहीं पर बनेगा। अच्छा, पी पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज समवेयर हियर, तो सीपी इज नथिंग बट नॉर्मल, तो एपी
जो है वो तो नॉर्मली इंसिडेंट रे होगी। बीपी इज नॉट नॉर्मली इंसिडेंट रे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यही एंगल हो जाएगा। I is angle of incidence for the ray BP, राइट। अब ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है। रे में बेंड टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, किधर भी रे बेंड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेदर N1 इज ग्रेटर देन N2 और लेस देन N1 इज लेस देन N2। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, ऐसे रे बेंड्स लाइक, और इस प्रकार से आगे। ये जो एंगल बनेगा, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ध्यान दो, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू बी। तो इमेज ऑफ बी विल गेट फॉर्म्ड ऑन दिस लाइन। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इमेज जो है वो राइट साइड में बन जाए या इमेज लेफ्ट साइड में बन जाए, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट साइड में अगर इमेज बनेगा तो वो इरेक्ट इमेज बनेगा। इफ द इमेज गेट्स फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड, इट विल बी एन इरेक्ट इमेज। And but if the image gets formed on right side, it will be inverted, ठीक है। तो हम अभी केस कंसिडर कर लेते हैं, कौन सा, कि इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ऐसा केस हम कंसिडर कर, ठीक है। तो बन कैसा भी सकता है, हमने मान लिया ए का इमेज यहाँ बन गया, बी का इमेज इधर बन गया, ए डैश। वो और भी रेज होंगी यहाँ पर। अब ध्यान दो, कंसिडर ट्राइंगल पी ए बी। इसमें हम tan आई को क्या लिख सकते हैं? tan आई को लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई पी ए। What is AB? AB is height of object. And what is PA? PA is object distance from pole. तो इसको mod u ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, for small I, tan I can approximately be written as equal to sin I. That means sin I कितना आ जाएगा बेटे? Height of object divided by mod u के बराबर है। उसी तरीके से look at triangle PA dash B dash। मैं क्या लिख सकता हूँ? tan R, which approximately can be written as equal to sin R, that is A dash B dash divided by B A dash. Now A dash B dash is height of image और P A dash क्या है? Image distance from the pole। तो इसको mod भी लिख देते हैं। और मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, स्नेल्स लॉ लगा दें तो n1 sin I is equal to n2 sin R। That means n1 sin I को लिख दूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय
मॉड यू n2 साइन r को लिख दूंगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय मॉड v। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा बेटे, n1 बाई n2 इंटू मॉड v डिवाइडेड बाय मॉड n1 बाई n2 इंटू मॉड v डिवाइडेड बाय मॉड। ये ऐसा हमारे पास वैल्यू। ठीक है बेटे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये रेशो आ जाएगा। अच्छा, बट हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पता लगाना चाहते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो इस इंफॉर्मेशन को भी कन्वे कर दे कि इस इंफॉर्मेशन को भी कन्वे कर दे क्या, कि इन्वर्टेड इमेज बन रही। इस इंफॉर्मेशन को भी कन्वे कर दे कि इन्वर्टेड इमेज बन रही। तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं बच्चों, हम ऐसा लिखते हैं, देखो m इज इक्वल टू n1 बाई n2 इंटू v बाई यू। लेट मी राइट इट ऑन नेक्स्ट पेज, और या यहीं पे मैं लिखता हूँ। m को लिख देते हैं n1 बाई n2 मल्टीप्लाइड बाई v बाई। देखो इस डायग्राम में जो मैंने शो किया है, u की वैल्यू नेगेटिव आएगी और v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो n1 बाई n2 इंटू वी बाई यू, ये वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो क्या ये इस बात को कन्वे कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना? दिस एक्सप्रेशन दैट आई हैव जस्ट रिटन correctly conveys the information that the image formed is inverted। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर इमेज इधर बन जाती, मतलब v भी नेगेटिव हो जाता u के साथ साथ, तो इरेक्ट इमेज बन जाती, तो फॉर्मूला भी मेरे को मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू दे देता। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन करेक्ट तरीके से मुझे इसका जो साइन है वो तो डायरेक्ट इमेज या इन्वर्टेड इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो हमें बता देता है। अच्छा देखो, इस बात को समझो कि इमेज फॉर्मेशन, एक बच्चे का डाउट है, वो पूछ रहे हैं साहब कि सर ये इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया, है ना? अ, देखो तुम इस चीज को समझो कि मैंने क्या किया है। लेट्स से मेरे को दो अलग अलग पॉइंट हैं, ए एक अलग पॉइंट है, बी एक अलग पॉइंट, राइट? ए एंड बी आर टू डिफरेंट पॉइंट, ए एंड बी आर टू डिफरेंट। तो जब मैंने ये वाली रे बनाई, ये रेड एरो वाली, तो ये रे रिफ्रैक्टेड रे फॉर ए थी, है ना? ये रे कौन सी थी? रिफ्रैक्टेड रे फॉर ए, रेड एरो। रेड एरो वाली क्या है? रिफ्रैक्टेड रे फॉर ए। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि ए का इमेज इस लाइन पे कहीं बनेगा, दैट डिस्टेंस आई डोंट नो, लेकिन बनेगा इसी लाइन पे ना, इसी लाइन पर ए का इमेज बनेगा। उसी तरह से ये जो मैं अब ग्रीन एरो वाली रे बना रहा हूं, कौन सी?
ये ग्रीन एरो वाली, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे फॉर बी। तो बी का इमेज इसी लाइन पे कहीं पे बनेगा, आई डोंट नो वेयर इट विल गेट फॉर्म, ये बनेगा इसी लाइन पर। अच्छा, ऐसा मत समझो कि साहब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पी आ रहा है तो पी पे इमेज बनेगी। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्टेड रेज हैं। रेड एरो वाली ए की रिफ्रैक्टेड रे है, ग्रीन एरो वाली बी की रिफ्रैक्टेड रे है। अगर बी की इमेज एक्चुअल में तुमको पता करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बी से निकलने वाली एक और रे कंसिडर करनी पड़ेगी जो कि रिफ्रैक्ट होगी, उस रे का इस ग्रीन वाली के साथ इंटरसेक्शन पता करोगे तो बी की इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। हम अभी एग्जैक्ट पोजीशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम तो सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि बी की इमेज कहाँ पे बनेगी। ये जो ग्रीन एरो वाली लाइन है उस लाइन पर कहीं पर बी की इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी वो पता नहीं है साहब, वो कहीं भी बन सकती थी, यहाँ, 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 ये कहीं भी बन सकती, लेकिन बनेगी इसी लाइन पर। कहाँ बनेगी, दिस वी डोंट नो। ठीक है, उसी तरह से रेड एरो वाली जो लाइन है उस पर एक की इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, दिस वी डोंट नो। वो कहीं भी बन सकती है, यहाँ, 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 यहाँ पे कहीं पर भी बन सकती है। ठीक है, कहाँ बनेगी वो हमें पता अभी नहीं। एग्जैक्ट पता करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से एक और रे कंसिडर करनी पड़ेगी, उसका रिफ्रैक्शन कराएंगे, उसका इस रेड एरो वाली लाइन के साथ रिफ्रैक्शन कराएंगे, तब ए की इमेज एग्जैक्ट पता चलेगी। ठीक है, लेकिन इतना श्योर है कि ए की इमेज इस रेड एरो वाली लाइन पर बनेगी और बी की इमेज इस ग्रीन एरो वाली लाइन पर कहीं पर बनेगी। हमने मान लिया कि ये बन रही, यहाँ पर बन रही है, ऐसा मान लिया। ठीक है, एक्चुअल में बन रही है कि नहीं बन रही नहीं पता, मान लिया मैंने कि यहाँ पर बन रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये रे बन रही है तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में डेरिवेशन पता लगा। देखो, अगर आप इस रे को कहीं आगे भी इस पोजीशन पे ना मान करके कहीं और भी बनता हुआ मानते तो इस फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला अभी भी वैसा का वैसा ही आता। ठीक है, ये फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज यही फॉर्मूला आ जाता। जो भी v और u की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। ये वाला पेज का काम हो गया भाई, सबका हो गया, कैन बी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज नाउ। हाँ, हाँ, ये बात जो है वो, ये एक बच्चा पूछ रहा है सर ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा क्या। हाँ, बिल्कुल परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि ए बी भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ए डैश बी डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा, ये जरूर हम बोल सकते हैं। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट ए से बी जाते समय, मान लो आप ए से बी गए, तो ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं किया तो इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो क्या है। अगले स्लाइड पे अपन चलते हैं, वहां पे मैं इसको क्लियरली लिखूंगा। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आया, n1b डिवाइडेड बाई n2। ठीक है, n1 और n2 तो पता ही है, b और u भी हमें पता है। b क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, u क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब डायरेक्ट इमेज बनेगी। और डायरेक्ट इमेज ये कब बनेगी, व्हेन b and u have same sign।
that is when object and its image lie on same side of interface. ठीक है, m लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज। और m लेस देन 0 कब होगा? v और u का साइन अपोजिट होना चाहिए। when, and it will happen when v and u have opposite signs. That is object and its image lie on different side of the interface. इंटरफेस के डिफरेंट साइड्स पे जब ये लाई करें तब ऐसा। ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्नेटिक। देखो जैसे इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल लेकर के एक तो मैं करके बताता हूँ, एंड इट इज वेरी सिंपल टू अप्लाई। क्वेश्चन कैन बी समथिंग लाइक दिस, दैट देयर इज अ spherical boundary having radius of curvature 20 centimeter and there is an object which lies to the right side of this boundary। और ऑब्जेक्ट जो है वो एक लिक्विड में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 3/2 है, और ऑब्जर्वर जो है वो एयर में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इसकी हाइट 2 मिलीमीटर थी। ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है? 2 मिलीमीटर। तो हमें पता करना है फाइंड द पोजीशन एंड द हाइट ऑफ इमेज। तो अब देखो इसको कैसे हम करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, हम ये देख लें कि यू वी आर लिखने के लिए अपन साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, ओरिजिन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी वैल्यूज लिख लो आप। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और रेज को हमें ऑब्जर्वर तक भेजना है, तो रेज ऐसे ट्रेवल करेगी, राइट। इंसिडेंट होंगी 3/2 वाले मीडियम में, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2, n2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये ओरिजिन है, इसके इंसिडेंट रे लेफ्ट में जा रही है तो आपकी लेफ्ट साइड पॉजिटिव कहलाएगा और राइट साइड नेगेटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा हुआ है ये भी दिया होना चाहिए। तो ये मान लो हमें दे दिया गया है
10 सेंटीमीटर में। तो u की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो u हो जाएगा -10। अब आप फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है? n2/v -n1/u इक्वल टू n2 -n1/r। ये फॉर्मूला। n2 को क्या लिखते हैं? 1, क्योंकि रिफ्रैक्ट होकर के 1 में जा रही है। v तो पता करना है, मान लेते हैं इमेज का कोऑर्डिनेट v है। -n1, n1 कितना है? v/2 डिवाइडेड बाई u, u को कितना रख देंगे? -10 इक्वल टू n2 -n1, यानी 1 -3/2 डिवाइडेड बाई r, r हो जाएगा +10। तो क्या हो जाएगा बेटे? 1/3 प्लस 3/20। 1 -3/2 कितना हो जाएगा? -1/2। तो ये हो जाएगा -1/20। तो 1/b की क्या वैल्यू हो जाएगी? -3/20 -1/20, यानी -4/20। तो b की कितनी वैल्यू आ गई बेटे? -5 आ गई। इमेज का भी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज भी इस नेगेटिव साइड पे ही बनेगी। और मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है n1/n2 मल्टीप्लाइड बाई b/u। n1 को हम रख देंगे 3/2, n2 को रख देंगे 1, b को रख देंगे -5 और u को रख देंगे -10। तो ये मैग्निफिकेशन जो है वो 3/4 आ जाएगा ना। 3/2 इंटू 1/2, 3/4 आ जाएगा। पॉजिटिव आ गया है मैग्निफिकेशन। m कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब डायरेक्ट इमेज बनेगी। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, ये मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ही होता है। पॉजिटिव ही आया है तो सीधे उसको 3/4 रख दो। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी बेटे? 3/4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 2 mm। तो 3/2 mm का इमेज बने, ऐसा कुछ इमेज बने। ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट 2 mm का है, ये 3/2 mm का बनेगा और नेगेटिव साइड पे ही बन रहा है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ में आया अभी सबको कैसे यूज किया इसको हमने? अच्छा, इसमें एक गलती हमने किया है। कुछ लोगों ने सही पकड़ लिया उसको, मैंने गलती कर दिया। देखो, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहली बात तो 20 दिया हुआ, ठीक है। आई जस्ट सो मेनी ऑफ यू हैव पॉइंटेड आउट करेक्टली। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तो 20 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 10 ले लिया। एक तो वो गलत है। दूसरा क्या है? नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर लाई करेगा ना, ऑन नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? इट विल बी -20। इट विल नॉट बी 10, इट विल बी -20 है। आई डिड अ मिस्टेक देयर। तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों? ये वैल्यू हो जाएगी 1/40। तो इधर आ जाएगा कितना? 1/40 -3/20। आप यहाँ पर एलसीएम लो 40,
1 माइनस 6, तो b की वैल्यू आएगी -40/5, यानी कितना, -8। और मैग्निफिकेशन कितना आएगा, n1/n2 इंटू b/u, तो n1 is 3/2 divided by n2 is 1 into v is -8 divided by u is -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8/10 को हम कितना लिख सकते हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं, 4/5, तो ये हो जाएगा 12/10, या 6/5। ठीक है, तो 6/5 आ रहा है, इसको हम 6/5 लिखते हैं। 6/5 इंटू 2 mm कर दोगे तो कितना आएगा बेटे, 12/5 mm, यानी 2.4 mm का आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है। 2.4 mm का। I think now this is correct. ठीक है, पहले मैंने सम आई थिंक आई मिस्ड, मैंने कुछ और मेरा ध्यान में रह गया, मैं 10 10 10 लेकर के इसको कर दिया। अभी ये समझ में आया भाई सबको? अब देखिए, हम अगली स्लाइड पे चलें, अगली स्लाइड पे चला जाए। ठीक देखो बेटा, ऐसा है, ये एक स्फेरिकल पेपर पेपर वेट, spherical paper plate like this। ठीक है बेटे, और ये क्या है,
किसी कागज के ऊपर रखा, प्लेस्ड ऑन सम न्यूज़पेपर और सम पेपर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके अंदर ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, राइट। और यहाँ कोई ऑब्जर्वर, और इस पेपर की, दिस इज पेपर, दिस इज पेपर वेट। पेपर वेट की अपर सरफेस तो स्फेरिकल है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, और लोअर सरफेस उसकी प्लेन। अब ये जो ऑब्जर्वर है, जब इस पेपर के लेटर्स को देखता है, तो वो लेटर्स उसको कितना रेज्ड दिखाई देंगे, ये हमें पता करना है। By what distance would the letters of on the paper appear to be raised to the observer shown in the raised to the observer shown in the, ये हमें पता। पेपर वेट, उसकी अपर सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, लेटर्स को देखता है, कितना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना उठा हुआ उसको दिखाई देंगे। अच्छा, ये थिकनेस हमें दी हुई, थिकनेस ऑफ पेपर वेट जो है वो हमें क्या दी हुई है बच्चों, दिस थिकनेस इज, लेट्स से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के बराबर की ये थिकनेस। अब देखो बच्चों क्या होगा, raised from letters on the paper will travel from air to glass, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, and will undergo रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। पहले प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हुई, लेकिन प्लेन सरफेस के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, डी डैश इक्वल टू डी बाई एन आई बाई एन आर। यहाँ पर डी 0 है,
क्योंकि पूरा लेटर पे ही रखा हुआ है पेपर वेट, तो प्लेन सरफेस और लेटर्स के बीच की डिस्टेंस तो जीरो है, इसका मतलब डी डैश भी जीरो आएगा। यानी कि पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो लेटर्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, जहां है वहीं के वहीं रहे। उसके बाद क्या होगा, नाउ रेस ट्रैवलिंग इन ग्लास will get incident on spherical surface and will undergo refraction from glass to air. And will undergo refraction from glass to air. ग्लास से एयर जाएंगी अब रेस, तो N1 हो जाएगा 3/2, N1 2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा कितना 1, और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, जैसे इस अपर सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा, तो इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन, रेज ऊपर जा रही और इधर नेगेटिव। ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ है इसके लिए भी, तो इसलिए u को ले लेंगे -5। ये जो सरफेस है इसका सेंटर भी नीचे लाई कर रहा है, तो r को ले लेंगे -40, और फॉर्मूला लगा दें हम, N2/v -N1/u = N2 - N1/r. This implies 1/v -2/-5 is equal to 1 - 2 divided by -40। तो यहाँ से 1/v की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 1/40 -2/5। 1 - 2 will become -1, माइनस से -1 कैंसिल हो जाएगा, 1/40 -2/5। यहाँ से हम 40 एलसीएम ले लेते हैं, 1 - 5 8 48 16, तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, -40/50। इसको हम -8/3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या 2.67 -2.67 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइड आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन है, इससे 2.67 सेंटीमीटर नीचे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं इस ऑब्जर्वर, और एक्चुअल में लेटर्स की डेप्थ क्या थी, 5 सेंटीमीटर थी। तो कितना रेज्ड दिखाई दे रहा है, रेज्ड बाय 5 - 2.67, मतलब 2.33 सेंटीमीटर ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात समझ में आती है बच्चों? कैसे हमें रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये समझ में आया?
इसके पिछले वाला पेज भी किसी को देखना था ताकि आई जस्ट सॉ द चैट। ये वाले पेज का काम हो गया भाई, जो देखना चाहता था ये वाला पेज उसने देख लिया। अगर डी 0 नहीं होता तो कैसे करते वो भी देखेंगे, देखेंगे बिल्कुल देखेंगे। इस वाले पेज का काम हो गया क्या बेटे? सॉलिड, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फेयर है ना। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फेयर, अंदर पूरा सॉलिड ग्लास बट ट्रांसपेरेंट। ठीक है बच्चों, अभी देखो और एग्जांपल अपन लेते हैं, है ना। देखो हमारे पास कुछ इस तरह की स्लैब है,
we have a transparent glass slab like this. ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 3/2। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ जो कि रखा हुआ है यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और इसकी पूरे की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। और ये ऑब्जर्वर जो है वो दूसरे साइड पे है। ठीक है, और बाहर दोनों जगह पर एयर है। इस मीडियम को बदल भी सकते हैं, अभी अपन एयर ही ले लेते हैं। बदल देंगे तो उससे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब हमें पता लगाना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस will the object appear to the observer। At what distance from the spherical surface will the object appear to the observer। अब देखो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रेज चलेंगी, चल करके एयर में चलेंगी, पहले तो एयर से चल करके प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर के ग्लास में एंटर करेंगे, राइट। और फिर ग्लास में चलते चलते वापस से ग्लास से एयर में रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, 2 बार रिफ्रैक्ट होने के बाद जहां पर इमेज बनेगी वो इमेज इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। ठीक है, तो हम पहले रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। वो कहां से कहां हो रहा है, एयर टू ग्लास। ठीक है, तो इक्वेशन क्या यूज करेंगे बच्चों, टी डैश इक्वल टू डी बाई एन आई बाई एन आर, क्योंकि ये प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। डी को लिख देंगे 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1/3/, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3/2, मतलब डी डैश की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पर इमेज पहली बनेगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, 15 सेंटीमीटर पर इमेज का मतलब बन रही है, इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेज इंसिडेंट हुई थी, राइट। वो रेज जब इस प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई तो वो कहां से आती हुई लग रही हैं, वो I1 पॉइंट से आती हुई लग रही है। वो कहां से आती हुई लग रही है बच्चों, I1 पॉइंट से वो रेज आती हुई लग रही है। वो रेज इस प्रकार से बेंड हो गई है that those rays
appear to come from point I, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये रेज जो है वो सीधी चलती चली जाएंगी, ये रेज ऐसे सीधी चलती चली जाएंगी और गिरेंगे किस पर, इस स्फेरिकल सरफेस पर। स्फेरिकल सरफेस को लगेगा कि I1 जो है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है ना। फॉर स्फेरिकल सरफेस I1 will act as object for spherical surface। और अब रिफ्रैक्शन होगा, दूसरे नंबर का रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन ये रिफ्रैक्शन कहां से कहां होगा बच्चों, ग्लास से एयर में रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन। और रेज राइट में जा रही हैं तो राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड को नेगेटिव, और ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। I1 ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, तो सरफेस u की वैल्यू को क्या लोगे, u की वैल्यू को लेंगे -35। v तो पता करना है, n1 को लेंगे 3/2 और n2 को लेंगे 1 और r को क्या लेंगे बच्चों, -40। तो n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 माइनस n1/, क्या आ जाएगा 1/v प्लस 3/70। 1 माइनस 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2, तो 1/80 आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/80 माइनस 3/70। इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 560 ऐसा ले लें, 7 माइनस 24। तो इसका मतलब v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, -560 डिवाइडेड बाई 23। इतनी डिस्टेंस पर इसको दिखाई, और ये डिस्टेंस स्फेरिकल सरफेस से ही आई है ना, ये डिस्टेंस जो आई है ये स्फेरिकल सरफेस से ही आई। कहाँ पे 17 होगा बेटे, मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या, n2/v माइनस n1/, सर 23 है। अरे हाँ सॉरी, 560 बाई 560। ये बात समझ में आई भाई बच्चों सबको। ऑब्जेक्ट से रेस चली, प्लेन सरफेस पे गिरी, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, d डैश आ गया 15। मतलब देखो प्लेन सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है ना,
तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे होती है, वहां पे साइन कन्वेंशन का कोई मतलब नहीं होता। कोई ऐसे ना समझे कि साहब ये डी डैश प्लस 15 आ गया है तो इसका मतलब इमेज 15 सेंटीमीटर राइट में बनेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। प्लेन सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे लाई करती है। तो ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस के लेफ्ट में है तो इमेज भी लेफ्ट में होगी, सरफेस से 15 सेंटीमीटर। 15 और 20 35। अब इस स्फेरिकल सरफेस को रखेगा कि 35 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो u को -35 रख दिया, n1 3/2, n2 को 1, r को -40, फॉर्मूला लगाया n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, r को -40, इस तरह से अपने पास। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। सबको समझ में आ गया बेटे? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके बच्चे, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। कल के लिए आपका होमवर्क क्या होगा, आप लोग सेक्शन ई कंप्लीट कर सकते हो। यू कैन कंप्लीट सेक्शन ई, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सेक्शन ई कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन ई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ई।